हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर, आज हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। कुछ बुक्स के अंदर ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मैंने इसको अलग से एक चैप्टर में डाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बायबैक ऑफ शेयर्स आपके सिलेबस में होना चाहिए और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो होगा ही। आज के लेक्चर को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आपको बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डीपली समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहां पर थ्योरी पढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थ्योरी अगर आप पढ़ोगे ना, मीनिंग क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स का, तो ये लिखा हुआ बायबैक ऑफ शेयर्स मींस रीपरचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। अब आप बोलोगे सर खुद के शेयर रीपरचेज करना ये क्या होता है? बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी रीपरचेज कर लेती है अपने शेयर्स को। तो यहां पर तो इतने में खत्म कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है, पीछे की जो कहानी है, अगर वो समझ लेते हैं ना तो फिर ये रट्टे मारने नहीं पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ट्राई करता हूं वो समझाने का कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए, बायबैक करने से पहले हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था, कोई भी कंपनी शेयर्स क्या करती है, इशू करती है। तो हमारी ये मान लेते हैं कंपनी है, और ये कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक में। ठीक है, तो जब शेयर्स इशू करती है तो बहुत सारे पब्लिक में से लोग, इन्वेस्टर्स, उन शेयर्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं भैया ये कौन हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए। ओके जी, ठीक है, ये कहानी तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर को इशू कर देती है, और शेयर होल्डर पैसा किसको दे देते हैं, कंपनी को दे देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के पास में शेयर कैपिटल आ जाती है। ओके जी, ठीक है, क्या आ जाती है, शेयर कैपिटल आ जाती है। और इन शेयर होल्डर को उसके जो इन्होंने पैसा लगाया उसके बदले में शेयर तो मिला ही है, लेकिन इसके अलावा प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो कहानी हुई है कि कंपनी से डायरेक्ट इन लोगों ने शेयर्स परचेज किए हैं, और ये अधिकतर बुक बिल्डिंग या आईपीओ प्रोसेस के थ्रू होता है। आईपीओ आपने नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ आते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा आईपीओ आते हैं, तो सुना ही होगा कहीं। तो ये जो कहानी है, ये जो पूरा सिस्टम है, और ये जहां हुआ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर हुआ है ये, है ना। कैपिटल मार्केट के अंदर कौन सा मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ओके जी। इसमें क्या है, कंपनी ने एक बार शेयर इशू किए, पैसा आ गया, और वो पैसे से कंपनी अपनी फैक्ट्री चला रही है, अपना बिजनेस चला रही है। जिस पर्पज से उन पैसे को उठाया था मार्केट से शेयर इशू करके, लोगों को अपने जो ओनरशिप है उसमें हिस्सा दे करके ये कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, ऑनर बन गए, और कंपनी उस पैसे को, डायरेक्टर्स जो है उस पैसे को यूज करते हैं। और ऐसा डेली नहीं होता है, ये आईपीओ कंपनी की लाइफ में कभी एक बार या ज्यादा से ज्यादा ओएफएस निकाल के 2 बार होता है, इससे ज्यादा आईपीओ निकलता नहीं है। ठीक है, ये डेली डेली का काम नहीं है। डेली तो कंपनी अपना बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कंपनी का काम है वो करती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी करती है ना। ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेयर होल्डर है, जिनके पास इस कंपनी का शेयर पड़ा है, अब किसी शेयर होल्डर को चाहिए कि भैया मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए, मेरे को शेयर्स नहीं चाहिए, तो क्या वो कंपनी से जाके मांगेगा कि ये लो कंपनी आपका शेयर, मेरे को मेरे पैसे दे दो? कंपनी कभी वापस नहीं देगी। अगर इक्विटी शेयर है तो वो तो कंपनी जब बंद होगी तब मिलेंगे पैसे वापस। तो फिर ये कहां जाए, ये तो फंस गया, इसको पैसों की जरूरत है। तो उस केस के अंदर ये व्यक्ति क्या कर सकता है, यहां आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जहां होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, जिसको आप शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं ना, शेयर मार्केट आप बोल सकते हैं इसको। और ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब यहां पर ये शेयर होल्डर जाके अपना शेयर बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, कंपनी को वापस नहीं दे सकते कि मेरे पैसे दो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहां पर कंपनी से शेयर नहीं मिला था, या उनके पास उस समय पैसे नहीं थे जब कंपनी ने आईपीओ निकाला था, तो वो कहां से खरीदेंगे, वो यहां जाके खरीदेंगे। तो ये लोग जिनके पास शेयर है, कंपनी से ले लिया था इन्होंने, अब ये क्या कर सकते हैं, परचेज करने के बाद अगर इनको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेच देंगे, और यहां पर कुछ ना कुछ खरीदार होंगे जिनको इन शेयर्स में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से तो खरीद नहीं सकते, आईपीओ बार बार निकलता नहीं है। तो कुछ लोग यहां पर आ जाते हैं और वो बन जाते हैं बायर। क्या बन जाते हैं, बायर। कहानी सुनना आप,
क्या बन जाते हैं, बायर। तो कभी भी बायबैक जो है ना भूलोगे नहीं। तो ये हो गया आपके यहाँ पर सेलर, यहाँ हो गए आपके बायर, और सेलर और बायर के बीच में डिमांड और सप्लाई है ना, ये होगी डिमांड, डिमांड कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, और ये सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगा, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर एक दूसरे को कट करती है, वो प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाता है, और उस प्राइस पर ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, यहां से शेयर यहां ट्रांसफर हो जाते हैं और इनको मिल जाते हैं पैसे। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो वो सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जिसको शेयर मार्केट भी आप बोलते हैं, वहां पर केवल वही शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं जो कंपनी ने कभी आईपीओ निकाल के प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिए थे। अब वो लोग आपस में खरीदते और बेचते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, और यहां पर प्राइस डेली ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत सारी चीजों की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अभी आपको पता है यूएस और इजराइल और ईरान का जो है वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, गैसेस से रिलेटेड एलपीजी वगैरह से प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है ना, तो वो होता है। लेकिन यहां पर इनके बीच में जिस रेट पे प्राइस तय हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, वो रेट तय हो जाता है और इनके बीच में सौदा हो जाता है। अब देखिए समझना, अब यहां एंट्री होती है बायबैक की। बायबैक मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि कंपनी रीपरचेज करती है अपने खुद के शेयर्स। कंपनी ने तो इशू कर दिए, परचेज क्यों करेगी? जब कंपनी को लगता है कि मैंने यहां पर इशू कितने में किए हैं, मान लेते हैं 50 रुपए पर शेयर मैंने इशू किया, एक शेयर की रेट कितनी, 50 में शेयर दिया और 50 रुपए मिल गए। कभी ना कभी जब कंपनी खत्म होगी, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद में, कभी ना कभी कंपनी को, इन शेयर होल्डर को, जब कंपनी का रिडम्पशन होगा, कंपनी का जब डिसोल्यूशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो कभी ना कभी, अगर प्रेफरेंस शेयर हो गए तो टाइम भी होता है 5-10 साल का, तो उस केस के अंदर 50 रुपए इनको वापस देने पड़ेंगे और इनसे शेयर लेना पड़ेगा, तो 50 देने पड़ेंगे ना। तो कंपनी ने देखा कि मार्केट के अंदर अभी जो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ईरान वगैरह का युद्ध चल रहा है ना, उस वजह से, या इकोनॉमी डाउन हो गई किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से, और असर ऐसा आया कि यहां पर वो सेम शेयर की रेट आज के टाइम में हो गई फॉर एग्जाम्पल के लिए 30 रुपए। कंपनी ने यहां पर इशू कितने में किया था, 50 रुपए में, वो का वो शेयर यहां पर कितने में मिल रहा है, 30 रुपए में मिल रहा है। कंपनी को इन्हें वापस कितने देने हैं, 50 रुपए देने हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल है ना, लायबिलिटी है, कभी ना कभी पैसा लौटाना पड़ेगा, तो 50 देने पड़ेगा ना। तो कंपनी सोच रही है क्यों है ना ऐसा करें, इनको 50 देने पड़ेंगे बाद में, इससे अच्छा मार्केट में 30 रुपए में ये शेयर मिल रहा है, तो कंपनी अपने खुद के शेयर यहां सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर आके क्या कर लेती है, शेयर्स का बायबैक करना स्टार्ट कर देती है। बैक मतलब वापस खरीदना, बाय बैक, बाय करना वापस से, ओके, इसको बोले रीपरचेज। तो कंपनी को यहाँ 30 रुपए ही देने पड़ेंगे और शेयर आ जाएंगे उसके बाद में कंपनी के पास में, और कंपनी उन शेयर्स को क्या कर देती है, फिर कैंसिल कर देती है। इससे काफी सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास में अगर कोई रिजर्व पड़े हैं, फ्री रिजर्व पड़े हैं, जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो वो रिजर्व का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ बेनिफिट और भी मिलते हैं कंपनी को, जैसे ईपीएस जो है कंपनी का स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी खुद के शेयर परचेज करके उनको कैंसिल कर देगी तो कंपनी की कैपिटल कम होगी, लायबिलिटी कम होगी, और कैपिटल जब कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा, शेयर्स कम होंगे, तो पर शेयर जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, जिसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी कंपनीज जो है ऐसा मौका देख करके बायबैक करती है, जब उसको लगता है कि मार्केट में शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। अब आपको बायबैक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको यहां पर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 68 है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें है वो पढ़ाता हूं। अब देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके जी, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता ना तो ऐसा लगता हम थ्योरी पढ़ रहे थे। अब कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो अब देखना, देखिए मीनिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मींस द रीपरचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से डायरेक्ट नहीं परचेज कर रही है, सेकेंडरी मार्केट में जाकर के बहुत सारी खरीद रहे हैं उनमें शामिल हो जाती है और वहां पर उसी रेट पे खरीद लेती है। ओके, इन अदर वर्ड, द कंपनी बाय बैक द शेयर्स दैट इट हैड अर्लियर इशूड। वही शेयर्स बाय बैक करती है जो उसने पहले इशू किए हैं। इससे होता क्या है, आफ्टर बायबैक
दीज शेयर्स आर कैंसिल्ड, मैंने बताया अभी आपको, द शेयर्स कैपिटल इज रिड्यूस, शेयर खरीद के कैंसिल कर देती है क्योंकि फिर किसी को रुपए देने नहीं है, और उस केस के अंदर कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम होने की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, जिससे कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर्स के ऊपर होने वाला प्रॉफिट या कमाई जो है वो बढ़ जाती है, और ईपीएस अगर किसी कंपनी का इंक्रीज होता है तो बेटर रहता है। बायबैक के ऊपर जो हमारा सेक्शन नंबर 68 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये इसको गवर्न करता है। फटाफट से मैं ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस बता देता हूं भाई क्यों हम बायबैक करें। तो कंपनी बायबैक तब करती है जब उसको सरप्लस कैश जो है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व पड़ा वगैरह पड़े होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, इंक्रीज करनी होती है ईपीएस, क्योंकि ईपीएस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 10,000 है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने हैं 10,000, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना होगा 1 रुपए। लेकिन कंपनी ने बायबैक कर लिया, बायबैक करने के बाद में जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है वो कम हो गए, मान लेते हैं वो हो गए 5,000, 5,000 शेयर तो कंपनी ने खुद खरीद लिए अपने और उसको कैंसिल कर दिया, तो 5,000 ही बच गए, तो 5,000, अभी भी प्रॉफिट कितना 10,000 का, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 रुपए। तो हर शेयर पर प्रॉफिट कंपनी का क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ईपीएस इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो इंप्रूव हो जाती है बायबैक, क्योंकि डिमांड आती है ना, अगर कंपनी खुद खरीदने लग जाए अच्छे खासे शेयर्स तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उस केस के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसेस ऊपर बढ़ जाती है। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, कंपनी की जो कैपिटल वो रिड्यूस होती है तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग होता है, और कंपनी जो है प्रिवेंट कर देती है टेक ओवर को, मतलब बायबैक इंक्रीज कर देते हैं प्रमोटर की होल्डिंग, क्योंकि वो प्रमोटर के पास में जाती है। सोर्सेज ऑफ बायबैक सेक्शन नंबर 68, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है उसको समझना। मैं चाहूं तो आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार यहां आए, और यहां पर मैं आपको जैसे ये बताया ना ऐसे कैसे ये भी बताता हूं ये सोर्सेज वाली कहानी क्या है। मैं आपको बैलेंस शीट पे ले जाता हूं कंपनी की, आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती है, और ध्यान से समझना, अगर ये क्लिक हो गया ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो है आपके दूर हो जाएंगे। ये कंपनी की होती है बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप मत करना, बट बेहतर समझ में आएगा। ये पर्टिकुलर, ये हो गया नोट नंबर, और ये हो गया रुपीस। अब देखो कंपनी के यहां पर जो होता है ना इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका फर्स्ट होता है हेड शेयर होल्डर फंड, समझना अच्छे से, ठीक है, जो जो हेड मेरे काम के हैं बायबैक से रिलेटेड मैं वो लिखता हूं एक बार। इसके अंदर एक आता है शेयर कैपिटल, ठीक है, और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं यहां पर सेकंड नंबर, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन वो अभी काम के नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स के अंदर जो मेरे काम का है वो है आपका करंट एसेट्स, ये सेकंड नंबर होता है इसमें, क्या करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर भी मेरे काम का जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखना, मान लेते किसी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए, या मान लेते हैं 8 लाख रुपए, और रिजर्व सरप्लस है 2 लाख रुपए, रिजर्व सरप्लस कितना हो गया 2 लाख रुपए का, और मान लेते हैं यहाँ की टोटल कर ली हमने तो वो कितनी आ गई 10 लाख, कितनी आ गई 10 लाख। यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना है, फॉर एग्जांपल के लिए वो भी 10 लाख है, ठीक है, आप समझना। देखो अब यहां पर ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, इसमें जनरल रिजर्व भी है, पीएनएल भी है, ये सब रिजर्व है, ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व है, ये सारे सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, ये ओके। अब समझना, अब कंपनी चाहती है कि 2 लाख रुपए मेरे पास रिजर्व के रूप में जो पड़े हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, पीएनएल हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो, या फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम्स हो, ये रिजर्व वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन कर लिया वापस। जनरल रिजर्व वगैरह में अधिकतर वही पैसा होता है कि प्रॉफिट के रूप में शेयर होल्डर में बांटना था, लेकिन सबकी सहमति से एजीएम के अंदर ये जो है डिसीजन लिया गया कि इस पैसे को वापस कंपनी में यूज करो,
तो थोड़ा 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 पैसा बचता गया, कंपनी का ही प्रॉफिट है, इकट्ठा होता गया। अब कंपनी का प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर का ही प्रॉफिट है, तो इसका बेनिफिट शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। ओके, ठीक। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2 लाख रुपए पड़े, कंपनी चाहती है कि ये पैसा मैं यूज करके, इस रिजर्व को यूज करके क्या करूं, मार्केट में शेयर परचेज करूं खुद के। तो ये रिजर्व भी यूज हो जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये रिजर्व का अगर यूज करेंगे, देखो मार्केट से अगर आपको पैसा, मार्केट से आपको खुद के शेयर परचेज करने हैं या किसी और भी कंपनी के करने हो, तो आपको सोर्स तो चाहिए ना, पैसा कहां से आएगा, तो पैसा ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस वाला, ये पैसा आएगा। तो यहां पर मान लेते हैं 2 लाख के 2 लाख रुपए हमने यूज कर लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख यूज कर लिए, तो यहां कितना बच गया, 0। और वो पैसा यूज करके हमने क्या कर लिया, खुद के शेयर परचेज कर लिए, और खुद के शेयर परचेज करके उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जैसे खुद के शेयर परचेज करके उनको कैंसिल कर दिया, कितने, 2 लाख रुपए के, तो यहां पर हमारी शेयर कैपिटल कितनी बच गई, 6 लाख रुपए। सही है, ये वाला जो पैसा पड़ा था, प्रॉफिट पड़ा था, जो सोर्स पड़ा था वो गया, और उसके बदले में जो हमने खुद के शेयर परचेज किए उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल करके फाड़ के फेंक दिया। तो हमारी कैपिटल क्या होगी, कम, कितनी होगी, 6 लाख। और इधर से, इधर क्या हुआ, इधर से जो 10 लाख कैश था वो कितना बच गया, 8 लाख। सर वो 8 लाख कैसे बचा, मैं बताता हूं कैसे बचा। भाई आप जब शेयर परचेज करने जाओगे ना, ठीक है, तो सोर्स तो ये था, लेकिन कैश भी तो जाएगा ना। आप मार्केट जाओ, कुछ भी परचेज करो, परचेज करने के बाद में आपकी जेब से पैसे तो जाएंगे ना। अब वो पैसे भले पापा ने दिए हो, मम्मी ने दिए हो, फ्रेंड से उधार लिए हो, कहीं से लाए हो, वो सोर्स, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, या फ्रेंड से उधार लेके आए, वो सोर्स है। लेकिन उसके बाद कैश भी तो जाएगा ना, तो ये कैश गया। तो 10 लाख कैश था, 2 लाख चला गया, कितना बच गया, 8 लाख। और यहां पर वो सोर्स चला गया, ठीक है, और यहां कैपिटल कम हो गई क्योंकि खुद के शेयर परचेज करके कैंसिल कर दिए, तो कितने बच गए, 6 लाख रुपए कैपिटल। लेकिन देखो बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, यहां 8 आ रहा है, यहाँ 6। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये होता है कि भैया ये सोर्स 0 हो गया ना, तो जो इन्वेस्टर है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले लोग होते हैं, अधिकतर कॉमर्स वाले बंदे होते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, है ना, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता कैसे लगेगा कि भाई यहां पर जो पिछले साल रिजर्व पड़ा था 2 लाख रुपए का, वो 0 हो गया, वो कहां चला गया। भैया उस रिजर्व का यूज कर लिया हमने बाय बैक शेयर्स को बाय बैक करने में। तो इसके लिए ये जो 2 लाख रुपए यहां थे ना, वो यहां पर रिजर्व सरप्लस के अंदर एक रिजर्व बनेगा, CRR, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, उसके अंदर वापस ट्रांसफर कर देंगे, और यहां पर मामला कितना हो जाएगा, वापस से आपका 2 लाख, और टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 8 लाख। यानी कि एक बार मैंने क्या किया, उस रिजर्व को हटा दिया, उस सोर्स को हटा दिया जिसका यूज हम बायबैक करने में कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर हमने एक नए रिजर्व में डाल दिया जिसका नाम रख दिया CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो कि रिजर्व सरप्लस के अंदर ही आएगा। और इसका एक वर्किंग नोट बनता है बैलेंस शीट में, आपको पता है हर एक आइटम, हर एक हेड के नोट्स बनते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर वहां दिखाया जाएगा कि ये CRR है। आया समझ में। अब ये जो बैलेंस शीट में मैंने फंडा समझाया है, ये सेम का सेम फंडा जो है ना यहां लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे मैं बताता हूं। और न्यूमेरिकल जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तभी भी ये सेम मैं बैलेंस शीट आपको बना के बताऊंगा। ओके, तो सोर्स ऑफ बायबैक, बायबैक का जो सोर्सेज है वो क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक कैन बी मेड फ्रॉम, कैसे बनाए जा सकते हैं, फ्री रिजर्व से, जिसमें आपका जनरल रिजर्व आ गया, PNL आ गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ गया, इन सबसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, पहले कोई शेयर इशू करके कोई पैसा पड़ा उसका यूज कर सकते हैं, नए शेयर इशू करके पैसा जो आएगा उससे बायबैक नहीं कर सकते, ये साफ साफ यहां पर नोट डाला हुआ है। बायबैक कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स, सेम काइंड ऑफ शेयर्स, उसी प्रकार के शेयर मार्केट में इशू करके उस पैसे से बायबैक नहीं कर सकते, फिर तो आप बायबैक कर ही क्यों रहे हो। ओके, अब आता है हमारा मोड ऑफ बायबैक, बायबैक कैसे कैसे कर सकते हैं, टेंडर ऑफर से किया जा सकता है, ओपन मार्केट परचेज जो मैंने अभी आपको बताया था, सेकेंडरी मार्केट, बायबैक फ्रॉम एड लॉट होल्डर से किया जा सकता है, बायबैक फ्रॉम एम्प्लॉय से किया जा सकता है, ये थोड़ा खास नहीं है। मेन आती है आपकी कंडीशंस, बायबैक करने के लिए क्या कोई कंडीशन है, क्या कोई शर्तें हैं, हाँ है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन देना हो अगर इस चैप्टर में से, तो ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधा पूछेगा आपको बायबैक की कंडीशंस बताओ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 68,
तो वो जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट बायबैक कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाके तभी रीपरचेज कर सकती है जब वो बायबैक एओए द्वारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा ऑथोराइज्ड हो। अगर एओए, आपको पता है कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक एओए होता है और एक एमओए होता है। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी अपने बायबैक कर सकती है शेयर्स को, तो ही कर सकती है। सेकंड नंबर, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। अप्रूवल मतलब शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती है जिसको हम एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब रेजोल्यूशन दो होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तब पास हो जाते हैं जब 50% प्लस में वोटिंग फेवर में हो जाए किसी डिसीजन की। 50% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये काम करना तो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। बट स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर जो वोटिंग है वो 75% प्लस चाहिए। तो यहां पर आपको जो अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर में, तो उसमें आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं कराना है मीटिंग के अंदर। शेयर होल्डर की मीटिंग जो एजीएम है उसके अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है। 75% प्लस जो शेयर होल्डर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो ये बोले कि ठीक है आप जो है बायबैक कर सकते हैं तो ही करेंगे। इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें। लिमिट भी है बायबैक की, ऐसा थोड़ी है अंधाधुन कितने भी खरीद लो। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया 50% बायबैक हो, 50% बायबैक नहीं होगा। बायबैक कितना हो सकता है, जो टोटल पेड अप कैपिटल है आपकी और जो आपकी टोटल फ्री रिजर्व है। जैसे हमारे पेड अप कैपिटल थी 8 लाख की और फ्री रिजर्व थे 2 लाख की, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख का कितना 25%। अब 10 लाख का 25% कितना होता है 2,50,000। तो केवल 2,50,000 रुपए तक का आप बायबैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायबैक करने के बाद में, बायबैक करने के बाद में जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ते थे क्लास 12th के अंदर। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। एक्सटर्नल फंड यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी। जिन शेयर्स का बायबैक कर रहे हो वो फुली पेड होनी चाहिए, कुछ भी पैसा बाकी नहीं होना चाहिए। बायबैक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 1 ईयर, जिस दिन डेट अनाउंस किया है कंपनी ने बायबैक करेगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका बायबैक हो जाना चाहिए, और अधिकतर हो जाता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है सब। ओके जी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मेथड्स ऑफ बायबैक, और इसके अलावा इसका जर्नल एंट्रीज एंड इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको बायबैक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता ना फटाफट थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन करा देता, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।